अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुबान। आज हम रियल कंडक्टेड इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन नंबर 161 टू 190 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 161 है व्हाट इज़ सोशल ह्यूमन कैपिटल। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो वी कैन से दैट द रिलेशनशिप ऑफ पीपल internally or externally between individuals or groups from diverse communities। अगर हम इसकी उर्दू में बात करें तो हम कह सकते हैं कि सोशल ह्यूमन कैपिटल उस मुल्क को कहा जाता है जिसमें लोगों का जो इंटरनली या एक्सटर्नली रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क किया जाता है, और इंडिविजुअल्स और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर रहते होने के बावजूद वहाँ पे जो है एक आला निज़ाम कायम किया जाता है। अगर किसी कंट्री के हवाले से बात करें तो इस तरह की कंट्री होती है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं अमेरिका की, जिसमें वाइट भी हैं और ब्लैक अमेरिकन्स भी हैं। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल भी हो सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो सोशल ह्यूमन कैपिटल की स्टडी है वो असल में एक ऐसे माशरे की स्टडी है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो है उनका आपस में इंटरनली या एक्सटर्नली जो रिलेशनशिप होता है वो आपस में डेवलप कर लेते हैं, उसको देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 की बात करें तो एक्सप्लेन रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट जो है वो टेस्ट की एक ऐसी टाइप है जिसमें लर्नर बाउंड हो जाता है कि वो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो स्पेसिफिक कंडीशंस के मुताबिक देगा। ठीक हो गया। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट इन विच द लर्नर इज़ बाउंड टू गिव आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशंस। जिस तरह से हम पेपर्स में देख लें तो हमें कह दिया जाता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन 100 वर्ड्स और 150 वर्ड्स। तो इसमें जो लर्नर है या जो पेपर को अटैम्प्ट कर रहा है तो वो इस चीज़ पे बाउंड है कि उसने 100 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स में ही लिखना है। जो भी नोट उसने लिखना है उससे एक्सीड नहीं करना, जो लिमिट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 163 व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम। इस्लाम की एजुकेशन को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बता सकते हैं, हम डिफरेंट इंसिडेंट्स का हवाला दे सकते हैं। वी कैन से दैट कि ग़ज़वे बदर के बाद जो कैदी आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पास, हम उनकी एग्जांपल दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कैदी जो है या तो फ़िदिया अदा करके आज़ादी हासिल कर लें, या फिर वो कैदी जो है 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखा दें और उनको आज़ादी मिल जाएगी। तो ये जो इंसिडेंट है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ऊपर जो शराइत रखी है आज़ादी के लिए, ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ को एलेबोरेट करने के लिए कि इस्लाम ने एजुकेशन पे कितना ज़्यादा फोकस किया। उसके अलावा एक और हदीस मुबारक है जो हम जिसका हम हवाला दे सकते हैं कि लहद से महद तक इल्म हासिल करो, या तलबल इल्म फ़रीज़तन अला कुल्ली मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, या फिर इस तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो ये सारी जो इस्लामिक टर्म्स हैं, ये इस्लामिक सेइंग्स हैं, अहादीस हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ की कि इस्लाम ने जो है तालीम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, और इस्लाम ने एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको इलेबोरेट कर दिया है इन सेइंग्स से। ठीक हो गया। बाकी आप इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं डिफ़ाइन, जो आपके पास हों आइडियाज़। मेरे माइंड में जितने आ रहे थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 164 इलेबोरेट फीचर्स ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी। जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, अगर उसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को हम डिस्कस करें तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो है वो आइडियलिस्टिक है कि जस्ट देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड देयर इज़ ओनली वन वे टू रीच द रियलिटी दैट इज़ थ्रू रेवलेशन, या दैट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी इज़ आल्सो रेवलेशन, कि इल्म का एक वाहिद ज़रिया है जो कि है रेवलेशन। ठीक हो गया। और उस वही के बाद हम ज़्यादा फोकस करते हैं कुरान पर, और कुरान तो सारा ही वही है। ठीक हो गया। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, लेकिन वर्ल्डली अफेयर्स को अगर देखा जाए तो इस्लाम की जो अप्रोच है वो प्रैग्मेटिक है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन वालिद वो है कि जब मरे तो अपने औलाद के लिए कुछ ना कुछ तरका छोड़ कर मरे, ताकि दुनिया उन पर तंग ना हो जाए। अल्लाह ताला कमी कोताही माफ़ फरमाए। मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम जो है वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में प्रैग्मेटिक अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो दुनियावी उलूम हैं उनके बारे में भी सीखो, मैथमेटिक्स को सीखो, फ़िक़्ह को सीखो, उसके अलावा डिफरेंट
जो वर्डली नॉलेजेस हैं उनके सीखने पर भी, जंग व जदल की महारतों के सीखने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। तो ये चीज़ें वाज़ेह कर देती हैं हमारे ऊपर कि अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो इस्लाम एक आइडियलिस्टिक रिलीजन है, लेकिन अगर वर्ल्डली अफेयर की बात करूँ तो इस्लाम जो है उसकी प्रैग्मेटिक अप्रोच है। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 165, व्हाट इज मीन्ड बाय अल्टीमेट रियलिटी। अब अल्टीमेट रियलिटी असल में होती क्या है? एवर लास्टिंग थिंग्स, यूनिवर्सल थिंग्स, जो कभी चेंज ना की जा सकें, जिनको कभी मैनिपुलेट ना किया जा सके, जिनमें रद्द बदल ना की जा सके, दैट आर अल्टीमेट रियलिटी। और ये आइडियलिज्म की अप्रोच है। प्लाटो ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो वी कैन से दैट अल्टीमेट रियलिटी मीन्स एब्सोल्यूट, फाइनल एंड एवर लास्टिंग values, or these are focused in idealism by Plato. उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161, इफ़ यू हैव टू चूज़ एनी वन फिलासफी, आइडियलिज्म और रियलिज्म, विच फिलासफी यू विल चूज़। अब ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है और ये आपकी अपनी अप्रोच पे भी बेस करता है, लेकिन मैं आपको जो हम्बल मशवरा दूंगी मैं वो ये दूंगी कि आप फिर भी, बेशक वो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कर भी लेते हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उनको एक मॉडरेटिक आंसर देना है। मतलब किसी एक फ़िलासफ़ी को स्टिक नहीं करना, आपने किसी एक फ़िलासफ़ी पर फोकस नहीं करना। आपका आंसर इतना नपा-तुला होना चाहिए कि इन दोनों ही अप्रोचेस को फॉलो करे वो। जैसे अगर मैं होती तो मैं कहती कि जो उस वक्त की सिचुएशन होगी मेरे लेसन की, अगर वहाँ पे मुझे आइडियलिज़म की अप्रोच ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो रही होगी तो मैं आइडियलिज़म की अप्रोच को फॉलो करूँगी। लेकिन अगर रियलिज़म की अप्रोच मुझे लगता है कि मेरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो रही है तो मैं रियलिज़म को करूँगी अप्रोच। मतलब जिस तरह की मेरी क्लास में सिचुएशन होगी तो मैं उसी तरह की फ़िलासफ़ी को अडॉप्ट करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी में जो कुछ मैं टीच कर रही हूँ उसमें मैं आइडियलिज़म को ही लेके चलूँ या रियलिज़म को लेकर चलूँ। हो सकता है जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी उस वक्त की जो सिचुएशन है वो डिमांड कर रही हो प्रैग्मेटिज़म की अप्रोच को या नेचुरलिज़म की अप्रोच को। क्योंकि अगर मैं ईसीई की टीचर हूँ तो ज़्यादा बेटर है कि मैं नेचुरलिज़म की अप्रोच को फॉलो करूँ। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मैं एग्जिस्टेंशलिज़म को ले लूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आइडियलिज़म या रियलिज़म को लेकर चलूँगी। उस वक्त जो मेरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सिचुएशन होगी मैं उसके हिसाब से अपनी फ़िलासफ़ी को चूज़ करूँगी। ठीक हो गया। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 167, हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड SNC। तो अगर मैं होती तो जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं सेवरल स्टेप्स लेती। मैंने ट्रेनिंग्स ली, मैंने प्लानिंग की अपने लेसन्स की, मैंने अपने स्टूडेंट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मैंने जितने भी सजेस्टेड एक्टिविटीज़ थी बुक्स में उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाई, जितनी भी टीचर्स के लिए सजेशंस थी मैंने उनको फॉलो करने की कोशिश किया एंड सो ऑन। ठीक हो गया। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ SNC। एसएनसी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये डेली लाइफ से रिलेट किया गया है, एक्टिविटी बेस्ड है ये। ठीक हो गया। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को जो है इरेडिकेट करता है, एजुकेशन फॉर ऑल पे वर्क करता है, ये नेशनल यूनिटी पे वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक ही सिलेबस पे फोकस किया जा रहा है, एक ही करिकुलम पे फोकस किया जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जो ज़ियाउल हक ने 1978 या 1979 की पॉलिसी जो थी उसमें जो बात की थी मुस्लिम उम्मा कुरान एंड सुन्ना, उस पे जो मेन फोकस है ना, एसएनसी का मेन फोकस वही है। असल में देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ पे, मुस्लिम उम्मा कुरान एंड सुन्ना पे इम्प्लीमेंटेशन जो करवा रही है वो एसएनसी का सिलेबस ही करवा रहा है, एसएनसी का ही करिकुलम करवा रहा है। और बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से इसको देख के बिल्डअप किया गया है। ये इसकी एक अच्छी मतलब अच्छा एस्पेक्ट है इसका। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वगैरह को ये डिस्कस कर रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये काम कर रहा है। उसके अलावा एक सिस्टमेटिक वे में बच्चों को इस काबिल बना रहा है कि वो एक्टिव लर्नर्स बने। जिन लोगों ने एसएनसी को पढ़ाया है लास्ट टाइम वो इस चीज़ के बारे में गवाही देंगे कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी प्राइमरी लेवल पे एसएनसी के सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ाया है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब ऐसी ऐसी टर्म्स, ऐसी ऐसी लिटरेरी टर्म्स थी इवन दैट जो मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश में सीखी थी और अब वो 3, 4 और 5 के स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। मतलब इतना अच्छा सिलेबस और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाना बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बाकी आप देख लीजिएगा।
अपने हिसाब से इसको अगर मोल्ड करना हो तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 169, हाउ गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू अचीविंग एजुकेशन फॉर ऑल। अब एजुकेशन फॉर ऑल के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए उनमें एक आफ्टरनून स्कूल्स है, ठीक हो गया, सुबह 9 स्कूल्स हैं, और ट्रांसजेंडर स्कूल्स ओपन किए, ईसीई की क्लासेस स्टार्ट की या ईसीसी की क्लासेस जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टार्ट हो गई हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड जो है 6 से 10 क्लास तक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा जो एहसास कफ़ालत स्पोर्ट प्रोग्राम है नर्सरी से 5 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए वो इंट्रोड्यूस करवाया। और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट करवाए। कुछ अगर आपको पता हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जितने मेरे इल्म में थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। व्हाट वाज शरीफ कमीशन, क्वेश्चन नंबर 170 है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि शरीफ कमीशन क्या है। तो शरीफ कमीशन जो है वो असल में पाकिस्तान का फर्स्ट एजुकेशनल कमीशन था और ये 1959 में हुआ। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तकरीबन जितनी भी अच्छी रिकमेंडेशंस हुई हैं, ऑलमोस्ट ऑल बेस्ट रिकमेंडेशन वर डन इन दिस कमीशन, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। व्हाट इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग। अब ये हम रिसर्च के हवाले से पहुंच गए हैं क्वेश्चन पे। तो पर्पसिव सैम्पलिंग जो है ये असल में किसी ये सैम्पलिंग की जाती है, रिसर्चर जो है अपनी जजमेंट के हिसाब से या सूटेबल जो भी उसको लगता है सैम्पल, पर्पसिव सैम्पलिंग में वो ऐसा सैम्पल चूज़ करता है। इसको जजमेंटल, सिलेक्टिव और सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, जजमेंटल, सिलेक्टिव या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो अपनी जजमेंट इसमें यूज़ करता है, मतलब उसकी सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव सैम्पलिंग कहा जाता है। वो खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करता है तो इसको सिलेक्टिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। और जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट के हिसाब से इसमें फ़ैसला करता है और सूटेबल जो उसको लगता है सैम्पल पॉपुलेशन में से वो उनको चूज़ कर लेता है। सो दैट इसको जो है पर्पसिव सैम्पलिंग कहा जाता है। कि मतलब जब एक रिसर्चर को लगता है कि मेरे रिसर्च पर्पज़ के लिए ये सैम्पल बेस्ट रहेगा तो वो उसी सैम्पल को जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसको पर्पसिव सैम्पलिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म असल में है चोरी की एक टाइप। जब आप किसी का डाटा चोरी कर लेते हैं और उसको अपना डाटा कहलवाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इंटरनेट से मटेरियल जो है वो कॉपी किया, पेस्ट किया और अपनी एक बुक जो है वो पब्लिश करवा दी, जबकि वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते उस पर, तो वो प्लेजरिज्म की अप्रोच ही हो जाती है। अगर हम इसको डिफाइन करें इंग्लिश में तो वी कैन से दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर्स डाटा इन योर ओन वर्क और एज योर ओन वर्क, तो फिर इसको हम प्लेजरिज्म कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट इज़ नॉयर। नॉयर मीन्स नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। और ये नॉयर जो है ये हमें असल में इसका पूरा जो है सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि एक तरतीब जो है स्केल्स की, मेजरमेंट के स्केल्स की, उसके हवाले से याद करने में या निमोनिक्स बनाने में हेल्पफुल प्रूव होता है। क्योंकि ये इसी तरह जिस तरह से नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो है, अगर हम इनको इसी तरह से लर्न कर लें तो ये वर्क भी इसी तरह से ही कर रहे होते हैं और इनकी जो कैटेगरी है इसी तरह ब्रॉडर जो है वो होती जाती है। रिसर्च में हम किसी भी सैम्पल की मेजरमेंट के लिए जो डाटा यूज़ करते हैं, ये उसके 4 आप ऐसे समझ लें कि टूल्स हैं उसको मेजर करने के। तो आगे उन्होंने पूछा हुआ है कि नॉमिनल स्केल को हमने जो है डिफ़ाइन करना है। नॉमिनल स्केल जो है असल में ये चीज़ों के नाम बताने के लिए, इनको टैग करने के लिए, इनको कैटेगराइज़ करने के लिए, इनको लेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये मेजरमेंट के स्केल्स हैं तो इनमें मेजरमेंट की वैल्यूज़ बेशक नाम भी होंगे ना, तो मेजरमेंट की वैल्यूज़ ज़रूर ऐड होंगी। मतलब मैथमेटिकल डाटा इसमें ज़रूर ऐड होता है। बेशक आप कैटेगराइज़ करते हैं किसी चीज़ को तो आप फिर भी उसमें मैथमेटिकल वैल्यूज़ के हिसाब से उसको कैटेगराइज़ करेंगे। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो जो ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स होती हैं उनको डिफरेंट कोड्स अलॉट किए गए होते हैं। हर बुक का एक डिफरेंट कोड होता है। असल में उन कोड्स के थ्रू उन बुक्स को कैटेगराइज किया गया होता है। तो ये नॉमिनल स्केल की एक बेस्ट एग्जांपल है कि डिजिट्स तो मैथ के होते हैं, उसमें डिजिट मैथ के इसलिए होते हैं क्योंकि ये मेजरमेंट का स्केल है और मेजरमेंट आपको पता है कि नॉमिनल डाटा होता है। ठीक हो गया। मतलब मैथमेटिकल डाटा होता है मेजरमेंट में। तो कोड जो है असल में होता तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन असाइन इसलिए किया जाता है कि चीज़ों को ग्रुप किया जा सके। ठीक हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी बात।
174 क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सप्लेन रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब उन्होंने सिंपल वर्ड्स में ये कहा है कि रिसर्च की डेफिनेशन बता दें। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मेरे माइंड में आ रही है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इट इज़ द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड फाइंड द सोल्यूशन थ्रू साइंटिफिक मेथड। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 है रिसर्च टूल्स मीन, मतलब रिसर्च के टूल्स का मतलब क्या है। मतलब रिसर्च के टूल्स वो टूल्स हैं जिनके थ्रू से, जिनकी मदद से हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। या हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स टू कलेक्ट डाटा। जैसे कि हम पेपर यूज़ कर लेते हैं, न्यूज़पेपर्स यूज़ कर लेते हैं, क्वेश्चनेयर यूज़ कर लेते हैं, सर्वेज यूज़ कर लेते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, या कोई और वे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि जो जिस कैंडिडेट से ये क्वेश्चन किया गया था रियल इंटरव्यू में, उन्होंने जाहिर है क्वेश्चनेयर का नाम लिया होगा, इसीलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उससे यही पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर आर, कि क्वेश्चनेयर जो है उसकी टाइप्स कितनी है। जो 3 मेन टाइप समझी जाती है ना, वो समझी जाती हैं स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड कॉसी, जिसको काजी भी कहा जाता है क्वेश्चनेयर्स की। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर एंड काजी क्वेश्चनेयर। समटाइम्स इनको क्वालिटेटिव क्वेश्चनेयर एंड क्वांटिटेटिव क्वेश्चनेयर के हिसाब से भी डिफाइन किया जाता है। और अगर इनके नाम के हिसाब से इनको डिफाइन करें तो डाइकोटोमस क्वेश्चनेयर्स होते हैं, फेस टू फेस क्वेश्चनेयर्स होते हैं, टेलीफोनिक क्वेश्चनेयर्स होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड क्वेश्चनेयर्स होते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चनेयर्स होते हैं एंड सो ऑन। मतलब क्वेश्चनेयर की बहुत सारी टाइप हैं, जो आपके माइंड में आए उस वक्त आप बता सकते हैं। ठीक हो गया। 177 क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिटरेसी रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, या आपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से है आप लोगों ने देख के जाना है। मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है 58 एंड सो ऑन है, तो ज़ाहिर है मैं वही बताऊंगी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 178 हाउ यू कम टू नो ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट। अब वो ये पूछें कि आपको पता कैसे चला अपने लिटरेसी रेट का। अगर तो आपने इंटरनेट से एक्सप्लोर किया है तो आप सिंपली बता देंगे कि आई हैव एक्सप्लोर्ड फ्रॉम इंटरनेट। या फिर अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो आप कह सकते हैं कि मतलब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो सर्वे कंडक्ट करवाया था, एजुकेशनल सर्वे, तो मुझे उससे पता चला है, उनकी रिपोर्ट से पता चला है, या मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो फिर मेरे सामने उनकी रिपोर्ट आई और मैंने उनकी रिपोर्ट से जो है इसका मुझे इसका पता चला। क्वेश्चन नंबर 179 व्हाट इज़ ड्रॉप आउट रेट इन पंजाब। अब ड्रॉप आउट रेट के हवाले से हम पहले भी बता चुके हैं। तो पंजाब का जो है 2017 में 33% था, फिर कोरोना आने के बाद ये 58% तक पहुंच गया था। प्राइमरी लेवल का बता रही हूँ आप लोगों को। फिर मिडल की बात करें तो ये मिडल लेवल पे जो प्राइमरी पास आउट करके बच्चे मिडल लेवल पे जाते हैं तो 50% जो ड्रॉप आउट रेट होता है वो हो जाता है। मतलब 50% स्टूडेंट जो है प्राइमरी के बाद तालीम को छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे मिडिल क्लासेस में एडमिशन ले लेते हैं। जब मिडल को पास आउट करते हैं तो उसके बाद 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो 9th-10th में एडमिशन लेते हैं, जबकि 20% जो हैं वो स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते हैं। ठीक हो गया, स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद अगर कॉलेज लेवल की बात करें तो मैट्रिक करने के बाद 6% जो लोग हैं वो स्कूल को छोड़ देते हैं, आउट ऑफ स्कूल होते हैं वो, और कॉलेज में बाकी 18% स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन ले लेते हैं। ये जो मैंने आपको कॉलेज और मिडिल एंड हाई का जो डाटा दिया है और प्राइमरी का 58 वाला डाटा दिया है, ये 2020 का सर्वे है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 180 व्हाट इज़ ड्रॉप आउट रेट इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में ड्रॉप आउट रेट जो है वो 30.6% है अकॉर्डिंग टू 2017 के सर्वे के। तो अगर आपको इससे लेटेस्ट सर्वे मिलता है अपने डिस्ट्रिक्ट का तो आप उसको रेडी करके जाइएगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 181 हाउ शुड वी लिटरेट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, जो कि सुबह 9 स्कूल्स वाले हैं या फिर आफ्टरनून स्कूल्स वाले हैं। उसके बाद आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं कि अगर वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की क्लासेस जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी स्टार्ट करवा दी जाएँ। मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि अगर हम वोकेशनल की क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट करवा दें तो उसके साथ साथ हम एजुकेशन फॉर ऑल पे या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूल में लाने के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव हो सकती है। क्योंकि
अक्सर लोग गुर्बत की वजह से स्कूल को छोड़ देते हैं पाकिस्तान के एरियाज़ में, स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, गांव वगैरह हो गए या टाउन्स हो गए, तो उसमें इसीलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो ज़रिए माश कमाने के बारे में भी माँ बाप जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं, स्पेशली प्राइमरी क्लासेस के बाद। तो अगर हम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें वोकेशनल की क्लासेस इंट्रोड्यूस करवा दें, वोकेशनल डिप्लोमाज इंट्रोड्यूस करवा दें, तो उससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि उन डिप्लोमाज के लिए आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मस्ट कर दिया जाए कि वो साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी, जो जनरल एजुकेशन है उसको भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल प्रूफ हो सकता है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि वोकेशनल की जो एजुकेशन है उसके साथ साथ जनरल एजुकेशन को भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में मस्ट कर दिया जाए। तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। अगर आपके पास इससे अच्छा ओपिनियन है तो आप ज़रूर उनसे शेयर कीजिएगा। जो मेरे माइंड में आया मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 182 देख लेते हैं। व्हाट इज़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मतलब OOSE आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से है, तो आप बता देंगे कि इट मीन्स आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतने परसेंट बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, या पाकिस्तान में 4.8% जो स्टूडेंट्स हैं वो, सॉरी 4.8 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। ठीक हो गया। व्हाट इज़ ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग को हम अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक हल्का सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन क्लासेज और फिजिकल और ऑनलाइन मोड्स आर यूज्ड एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम में ऑनलाइन क्लास भी हो रही होती है और फिजिकल क्लास भी हो रही होती है। आप की अपनी मर्जी होती है, आप फिजिकल क्लास ज्वाइन कर लें या आप ऑनलाइन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो क्लास है वो ज्वाइन कर लें। फिर फर्दर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे एम्बेडेड हो जाती है, या जैसे फ्लिप्ड लर्निंग हो जाती है। ये जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं ब्लेंडेड की, तो उसमें फिर सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी हो जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 184। व्हाट इज़ IQ ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट। गिफ्टेड स्टूडेंट का जो है 140 या अबव होता है IQ लेवल। 185 क्वेश्चन। व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम इन पंजाब। अब पंजाब में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका, उनके हवाले से मैं डिटेल में अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर वो देख ली होंगी। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ जस्ट मैं इतनी बात कर दूँगी कि SNC जो है ना उसने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दी अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। आप भी अपना ये ओपिनियन दे सकते हैं। हो सकता है आपको ना लगे कि जो SNC है उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि SNC ने वाकई वो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। जस्ट हमें नीड है कि इस पर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए बस। लेकिन अगर करिकुलम की प्रॉब्लम के हवाले से बात करें तो मैं पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। डिफरेंशिएट कन्वीनियंस एंड रैंडम सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग जो कि कंडक्ट की जाती है रिसर्च पर्पज़ के लिए, तो उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग में यूँ होता है कि रिसर्चर जो है अपनी ईज़ के हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो उसको ईजीली अवेलेबल होती है उसमें से अपना सैंपल ले लेता है, तो ये होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। और अगर हम बात करें कन्वीनियंस पूछिए और कौन सी पूछिए, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग जो है उसमें ये होता है कि जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसके पास इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। मतलब एवरी nth नंबर ले लिए जाते हैं, या मतलब रैंडम रैंडम सैम्पलिंग के लिए कोई भी टेक्निक यूज़ की जा सकती है। एवरी nth नंबर ले सकते हैं आप, एवरी जो है डिफरेंट मासेस में से ले सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं आप उनकी, और उनमें से आप सैम्पलिंग ले सकते हैं। या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है आपके पास अवेलेबल है एज एन पॉपुलेशन, आप उसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि लॉटरी मेथड है, ये रैंडम सैम्पलिंग की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हमें बहुत सारी जो है हमारे पास पर्चियाँ मौजूद होती हैं और हम उसमें से जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले लेते हैं, और जब हम वो पर्चियाँ ले रहे होते हैं तो हर पर्ची के पास इक्वल चांस होता है कि उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 187। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट। अब टीचर मेड टेस्ट को वैसे तो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि जो होता है ना एक्सपर्ट मेड टेस्ट, उसके हवाले से लोग ज़्यादा फोकस करते हैं उस चीज़ पे, लेकिन टीचर मेड टेस्ट जो हैं उनमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। बेशक ये लेस वैलिड होते हैं क्योंकि टीचर जो है वो एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन जो टीचर होता है उसको पता होता है कि मैंने कितना पढ़ाया है,
और मैंने जो है उसको किस तरह से जज करना है कि मैंने इतना बच्चों को कंटेंट जो है वो डिलीवर कर दिया है और मेरा यही सैम्पल है और इसी में से मैंने अपने टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाने हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी रह जाता है और टीचर के लिए भी ईजी रह जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बेशक इसमें वैलिडिटी कम होती है, लेकिन ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है। इसमें रिलायबिलिटी बेशक कम होगी, लेकिन जो टीचर है वो बच्चों की साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ट बनाता है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट बैठे हों वो एक स्पेसिफिक एरिया के स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते। वो ओवरऑल जनरल साइकोलॉजी पे ज़रूर वर्क करते होंगे, बेशक वो जितने भी एक्सपर्ट हों, लेकिन एक टीचर जो कि अपने स्कूल की अपनी क्लास के बच्चों के साथ डील कर रहा है वो किसी एक्सपर्ट से ज़्यादा बेटर समझ सकता है अपने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को। इसीलिए जो टीचर मेड टेस्ट है वो उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर प्रूव हो सकता है बजाय एक्सपर्ट मेड टेस्ट के। ये मेरा ओपिनियन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो आप उस पर उसके हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 188। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेसमेंट आर। असेसमेंट की जो टाइप्स हैं उनके हवाले से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 87 में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, सबमेटिव असेसमेंट होती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। मोस्टली इन तीन पे ज़्यादा वर्क किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, सबमेटिव एट द एंड होता है। डायग्नोस्टिक जो है प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए होता है, ये करंट नॉलेज को चेक करने के लिए होता है। उसके अलावा भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं असेसमेंट के, जिनमें कन्फर्मेटिव होता है, अथेंटिक असेसमेंट होती है, मैकेनिकल होती है, स्किल असेसमेंट होती है एंड सो ऑन। मतलब जिस भी एस्पेक्ट पे वर्क किया जा रहा होता है उसको फिर असेसमेंट का नाम दे दिया जाता है। ये सारी जो है लेटेस्ट टर्म्स हैं जो असेसमेंट के लिए यूज़ होती हैं। वैसे बेसिकली इन तीन पे वर्क किया जाता है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव एंड डायग्नोस्टिक पे। ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 189। व्हाट इज़ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जी, ये साइकोलॉजी का एक स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टाल्ट, जो कि पार्ट्स की बजाय होल पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर हम इसको उर्दू में डिफ़ाइन करें, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी विच फोकसेस मोर ऑन द होल कंसेप्ट। या हम कह सकते हैं कि दिस फिलॉसफी दिस टाइप ऑफ साइकोलॉजी सेड दैट होल इज़ अदर देन पार्ट्स। ठीक हो गया। ये इनका स्लोगन है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। मतलब वो ये कहते हैं कि किसी चीज़ के पार्ट्स को देखकर उसके होल का हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब एनालिसिस जो है वो हमें कभी भी सिंथेसिस के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अगर मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल दूँ तो हम कह सकते हैं कि आप जो है एक पंखा बना रहे हैं या रूम कूलर बना रहे हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स आपके पास रखे हुए हैं। वो पार्ट्स बिल्कुल छोटे-छोटे मतलब हैं। उनको देख के आप कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस आप बेशक ये अंदाज़ा लगा लें कि ये पंखा बनेगा या कूलर बनेगा, लेकिन आप ये अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते कि ये कौन से मॉडल का पंखा बनेगा या कौन से मॉडल का कूलर बनेगा। ठीक हो गया। तो जब वो सारे पार्ट्स एक एक्सपर्ट फिट करके आपके सामने खड़ा करेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये फ़लाँ मॉडल का पंखा है या ये फ़लाँ मॉडल का कूलर तैयार हुआ है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी बेसिकली जो है वो इसी चीज़ पे फ़ोकस करती है कि हमारे मेंटल जो कंपोनेंट्स हैं वो कभी भी इस चीज़ के बारे में हम इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि जो होल कंसेप्ट है वो कैसा होगा। ठीक हो गया। 190 क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम की डिफरेंट टाइप हैं, जैसे ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम दिया था। उसके अलावा हिडन करिकुलम है, नल करिकुलम है, इम्प्लिसिट करिकुलम है, एक्सप्लिसिट करिकुलम है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, टीचर सेंटर्ड करिकुलम है, स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है, कोर करिकुलम है, इंटीग्रेटेड करिकुलम है। लेकिन एक सजेशन मैं आपको दूंगी सॉरी, कि इंटरव्यू पैनल के सामने आपने जस्ट उन करिकुलम्स के नेम लेने हैं जिन पे उस वक्त आपको डेफिनेशन जिसकी लर्न हो। क्योंकि हो सकता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उसी करिकुलम की टाइप में से कर लें, वो आपसे कह दें कि व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड करिकुलम, या वो आपसे कह दें कि डिफाइन कोर करिकुलम। तो आपको इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, या एटलीस्ट आपके पास इतना नॉलेज ज़रूर हो कि आप इनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उनको बताएं ही ऐसे क्वेश्चंस के नेम, सॉरी ऐसे करिकुलम के टाइप्स जिन पे आपको जो है मुकम्मल अबूर हासिल हो। ये तो हो गई हमारी आज के क्वेश्चन की डिस्कशन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।